नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हमने भारत का भूगोल को कवर किया है। भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उसका मैंने 30 क्वेश्चन का संग्रह इसमें तैयार किया है। यकीनन मैं कहता हूं कि यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण के तरह मतलब फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आज का हम वीडियो को अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। कहीं कहीं आपको यही चीज़ देगा कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे करके आपको ये दे देगा। तो अगर एग्जैक्ट हमें इसे याद रखना है तो याद रखना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना वो विश्व में 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और भारत से जो बड़े देश है उसमें नंबर 1 पे है रसिया, 2 पर आपका कनाडा, 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 पर चीन, 5 पर ब्राज़ील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पर भारत और आपका 8 पर अर्जेंटीना है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 7, यानी भारत जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंजिंग हुआ है। अभी तक मतलब पिछले वर्षों तक जो जनसंख्या की दृष्टि से जो प्रथम स्थान था वो चीन का था, जबकि चीन को पछाड़ते हुए भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रथम। पूरे विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश बन गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैंने देखा है कि कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 2.4%, यानी संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2.4% है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। यानी भारत का जो मैप है उसके सबसे उत्तरी पॉइंट और सबसे दक्षिणी पॉइंट की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसका जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, यानी भारत के उत्तरी पॉइंट से जो दक्षिणी पॉइंट की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो लगती है विभिन्न देशों से, तो वो भारत का जो है वो 15,200 किलोमीटर भारत का क्या है, स्थलीय सीमा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो भारत का पूरब से पश्चिम, देखिए भारत का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है ये है आपका 2933 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर होगा वो 2933 किलोमीटर भारत का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये देखिए,
भारत का जो मुख्य भूमि है ना, मेन लैंड जो भारत का है, उसका समुद्र सीमा जो वो 9 राज्यों से लगता है। देखिए भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखिएगा कि सबसे इधर गुजरात है तटीय क्षेत्र में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद आपका यहाँ कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, इधर फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर बंगाल। यानी ये कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य भारत का समुद्र सीमा से लगते हैं ये मुख्य भूमि में, जबकि 2 अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और लक्षद्वीप, ये भी भारत के तटीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है ना, अक्षांशीय का मतलब क्या है कि नीचे से लेकर, जैसे ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के ऊपर भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इक्वेटर से कितना डिग्री ऊपर से लेकर भारत का ये दक्षिण बिंदु से उत्तरी बिंदु, तो ये जो है ना, ये भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये लगभग दोनों का जो अंतर होता है ना, वो लगभग 30 डिग्री का होता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये लगभग आप 30 डिग्री कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? तो भारत का जो देशांतरीय यानी भारत का जो पश्चिमी भाग है, भारत का ये जो पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करता है इसको हम कहते हैं देशांतरीय भाग। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ना, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसका भी जो लगभग अंतर है ना, वो 29 डिग्री समथिंग मिनट है। तो ये भी आप जो देशांतरीय विस्तार है ये भी लगभग 30 डिग्री के बराबर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी को जो बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा होती है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 देशांतरीय रेखा के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? तो देखिए इसको थोड़ा हम समझेंगे कि जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी को जो बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। अब ये जितने भी जो देशांतरीय रेखा हैं, इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो सबसे ज़्यादा हर रेखा के बीच का जो दूरी होता है ना, वो आपका भूमध्य रेखा पर होता है, जबकि यह ध्रुवों पर जाके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर यह बिंदु सिमट जाती है। सॉरी। तो 2 देशांतरीय रेखा के बीच की दूरी जो होती है वो सबसे अधिकतम कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए अक्षांश रेखा, जैसे ये पृथ्वी को हमने बराबर भागों में बांटा, तो ये भी एक सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कहलाता है। और ये जो कुल मिलाकर जो ऐसे
79 लाइन ऊपर है और एक ध्रुव पर जो है आपका सिमटा हुआ लाइन, उसके बाद नीचे 79। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपका 111 किलोमीटर, क्योंकि जितने भी अक्षांश रेखा हैं ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, और समानांतर होने के कारण सभी अक्षांश रेखाओं के आपस में जो दूरी है वो आपका 111 किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है? बीच की अधिकतम दूरी तो हमने अभी बताया कि ये जो इक्वेटर पर जो होते हैं सबसे अधिक दूरी, तो ये जो होता है ना, ये भी यहाँ पे अधिकतम जो होता है वो 111.32 किलोमीटर होता है। तो ये पहला तो आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले आपने देखा कि देशांतर रेखाओं का जो मैक्सिमम दूरी जो होता है ना वो कहाँ होता है, तो विश्व मतलब ध्रुवों पर, सॉरी भूमध्य रेखा पर होता है, और उन दोनों के बीच की दूरी जो मैक्सिमम होती है वो होती है आपको 111.32 किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है ना वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपने देखा होगा कि भारत का जो 8 राज्य कौन कौन से है, तो आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड है, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम है। ठीक है, यानी ये 8 राज्य जो है ना, इन्हीं 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरने वाले में जैसे गुजरात है ही, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो यही तो पिछले क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन हमने जो दिया था वही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा क्या है? तो देखिए भारत जो है ना वो जीएमटी से 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट में भारत का जो यामोत्तर रेखा है, भारत का मानक समय यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का जो मैप जब देखिएगा तो जो 82.5 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा होता है वो आपका किन किन राज्यों से गुजरता है? तो ये आपका यूपी से गुजरता है, एमपी से, उसके बाद ये आपका छत्तीसगढ़ से, उसके बाद आपका उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। यानी भारत का जो मानक समय यामोत्तर रेखा जो है ना वो 5 राज्यों से गुजरता है। कहाँ कहाँ? तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा जो है ना वो गुजरती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत समय यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये देखो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, आपका गुजरात से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो देखिए भारत का जो समय है ना वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत जो है वो जीएमटी से 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है। भारत का जो समय रेखा है तो वो लगभग 5.5 घंटा जो है ना वो भारत का
GMT से आगे है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय समय मानक भारत के किन शहर के नज़दीक से गुजरती है। तो देखिए ये इलाहाबाद नैनी के नज़दीक से गुजरती है, यानी भारत का जो 82.5 डिग्री का जो रेखा है, 82.5 डिग्री वाला जो रेखा है, देशांतर रेखा, वो इलाहाबाद नैनी के नज़दीक से गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि विश्व में ऐसा कौन सा महादेश है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। तो ये देखिए ये जो तीनों रेखा, यानी ये अगर मान लीजिए ये आपका भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तो इस तरीके से अगर कोई महादेश है तो ऐसा कौन है, तो ऐसा अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश 7 महादेश में एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है। तो भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा ना बांग्लादेश से लगती है। ये 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, वो भारत का बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा लगती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा जो है वो आपका भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत के मेन लैंड का जो दक्षिणी बिंदु है ना वो केप कोमोरिन है। कौन सा है, केप कोमोरिन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केप कोमोरिन। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है। तो भारत और पाकिस्तान को जो बांटने वाली रेखा होती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। यानी भारत पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा कौन है, तो रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन को जो बांटने वाली रेखा है वो मैक-मोहन रेखा है, और ये मैक-मोहन रेखा का अधिकतर भाग जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और उधमपुर। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो है ना वो इंदिरा कॉल ही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो कर्क रेखा को पार करने वाली जो नदी है वो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है वो है पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा, नहीं तो यह क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में भी पूछा गया है। देखिए ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। अब इसके एक एक डिग्री पर समानांतर रेखाएं 89 आपका क्या है, अक्षांश रेखा है। और एक जो यहाँ पे जो है 90 वाला वो आपका एक बिंदु पर, यानी साउथ बिंदु, साउथ पोल जो होता है ना वहाँ पे सिमट के रह गया है। उसके बाद उत्तर भी क्या है, उत्तर भी आपका 89 एक एक डिग्री के इंटरवल पर कुल 89 लाइन है। ठीक है, और ये इसका जो 89 अक्षांश रेखा और ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल जो है ना यहाँ पे भी बिंदु सिमट के रह गया। तो कुल मिलाकर 89 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 178, और ये जो आपका इक्वेटर है वो मिलाकर टोटल 179 अक्षांश रेखा है। जबकि अगर ध्रुवों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 181 अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अक्षांश रेखा क्या हो जाएगा 79 होगा। यहाँ पे ध्रुवों को छोड़ के हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 179 है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमने कोशिश किया, थोड़ा मैंने तेज़ी से इस वीडियो में बताया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम थोड़ा कवर कर सके। तो ये था आपका आज का वीडियो, ज्योग्राफी के जो मतलब भारत का भौगोलिक विस्तार से, और भौगोलिक विस्तार के साथ साथ भारत का जो प्रारंभिक जो ज्ञान है उससे रिलेटेड यह वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस चैनल को मतलब शेयर करें, और जिससे क्या होगा कि हमें मतलब अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो को लेकर आ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।